स्टार, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, ध्यान रखिएगा, अमृत स्वर्ण का जो स्वर्ण मंदिर है, इस मंदिर पर आतंकवादियों ने हमला किया था 1984 ईस्वी में। कब किया था? 1984 ईस्वी में। और इसी आतंकवादियों को भारतीय सैनिकों ने क्या किया? भगाया था। आतंकवादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खाली करवाया था। किसके द्वारा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर अमृतसर स्वर्ण मंदिर, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? पंजाब में है। किस राज्य के अंदर? पंजाब। और ये जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, ये सिख समुदाय के लिए बहुत फेमस है। सिख समुदाय के लिए है, सिख समुदाय के लिए प्रसिद्ध स्थल जो है, टूरिस्ट प्लेस है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। कहाँ पर है? अमृतसर के पंजाब में है। इस पर आतंकवादियों ने हमला किया था 1984 में, जिसको कि भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से क्या कराया? खाली करवाया और वहां से आतंकवादियों को भगाया था। क्लियर है? समझ में आया? निर्वाचन आयोग का गठन यानी स्थापना, इसकी स्थापना जो हुआ है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी को भारत में प्रत्येक साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। निर्वाचन आयोग का क्या काम है? किसी भी राजनीतिक दल को उसको मान्यता प्रदान करना। किसका काम है? निर्वाचन आयोग को। किसी भी राज्य के अंदर चुनाव कराना किसका काम है? निर्वाचन आयोग। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटन करना यानी उसको देना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग के अभी प्रधान कौन है? हेड। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ध्यान रखिएगा, अभी इसके हेड कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। अच्छा, वोट करने की न्यूनतम आयु बता दीजिए। वोट देने का न्यूनतम आयु, वोट देने का न्यूनतम आयु जो है वो है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। एक क्वेश्चन बता दीजिए, वोट डालने के न्यूनतम आयु पहले था 21 वर्ष। पहले कितना था? 21 वर्ष। इस 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अंदर संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने के न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष। इस तरह से 18 वर्ष के लोग जो हो जाएंगे उनको वोट डालने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन 1989 के पहले वोट डालने की न्यूनतम आयु कितना था? 21 वर्ष। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइए, वोट डालने का अधिकतम आयु जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक वो व्यक्ति वोट डालने का उनको अधिकार है। क्लियर है? देखो, एक बात है, यहाँ पर हम बता रहे थे निर्वाचन आयोग की बात करें तो किस आर्टिकल के अंदर है? किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर है। किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 324। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। निर्वाचन आयोग का जो अभी प्रधान है वो कौन है? राजीव कुमार है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। लेकिन 21 वर्ष से कम करके वोट डालने की न्यूनतम आयु कब किया गया? संविधान के अंदर संशोधन हुआ। संविधान के अंदर संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वहां पर किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? किस अनुच्छेद? डबल स्टार करके लिखिए।
संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा? संविधान में संशोधन, यहाँ पर अनुच्छेद जो लगता है अनुच्छेद नंबर 368, किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 368। अच्छा, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से भारत के संविधान ने अपनाया? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भारतीय संविधान ने किस देश से लिया है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान के अंदर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को अपनाया है। एक क्वेश्चन का और आंसर बताइएगा आप लोग, एक क्वेश्चन का और आंसर बताइएगा, निर्वाचन आयोग भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? भारत में कितना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितना है? 8। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना है कांग्रेस पार्टी और सबसे नवीनतम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। सबसे पुराना कौन सा है? कांग्रेस पार्टी। सबसे नया कौन सा है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखिए, चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। जैसे देखिए लिखे हैं चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। तो सबसे पहले आप जानिए, देश में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये क्या लिखे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, ये लिखे गवर्नर यानी राज्यपाल। हाँ, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और न्यूनतम ये राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। गवर्नर तभी बन सकते हैं जब तक कि आपका 35 वर्ष उम्र नहीं हुआ है। राष्ट्रपति आप तभी बन सकते हैं जब तक कि आपका 35 वर्ष आयु नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं RS, राज्यसभा। RS का मतलब राज्यसभा। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा RS मतलब रुपया, कितना रुपया, ऐसा नहीं है। ये राज्यसभा संसद, सुनो, राज्यसभा संसद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु है ये। राज्यसभा संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अच्छा, विधानसभा, ये विधानसभा, ये क्या लिखे हैं? विधानसभा। और LS ये क्या लिखे हैं? लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितना उम्र का हो जाना चाहिए? 25 वर्ष। अच्छा, किसी राज्य के अंदर अगर पंचायत में चुनाव लड़ना हो, पंचायती राज में अगर पंचायत में चुनाव लड़ना हो, या फिर नगर निगम के अंदर चुनाव लड़ना हो, नगर निगम का, पंचायत या नगर निगम का चुनाव लड़ना हो, तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु है मेरे भाई बताइए कितना है? 21 वर्ष है। ध्यान रहेगा, चुनाव पंचायत के अंदर या नगर निगम के अंदर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। तो ध्यान रहेगा आप लोगों को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यसभा संसद बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य में चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और नगर निगम के साथ पंचायत के अंदर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। क्षेत्र का भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? वाणिज्यिक क्षेत्र में, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कॉमर्शियल क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा बैंक है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के नॉरिमन पॉइंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के नॉरिमन पॉइंट। नॉरिमन पॉइंट, ध्यान रखिएगा, मुंबई के नॉरिमन पॉइंट में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके हेड कौन है अभी? दिनेश खरा।
एसबीआई के हेड यानी अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। दिनेश खारा एसबीआई के हेड हैं। अच्छा, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, इसी का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। एसबीआई का पुराना नाम क्या हुआ? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। एसबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के नरीमन पॉइंट में। एसबीआई के वर्तमान समय में हेड कौन है? दिनेश खारा। और एसबीआई जो है कॉमर्शियल क्षेत्र में यानी व्यापारिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? एसबीआई। वैसे भारत सरकार का जो बैंक है वो कौन सा बैंक है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, लेकिन कॉमर्शियल क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। क्लियर है? एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नरीमन पॉइंट। कहाँ पर है नरीमन पॉइंट? मुंबई के अंदर। इसके हेड कौन है? दिनेश खारा। क्लियर है? सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, पूरे देश में, पूरे भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 में। इसके अंदर क्या होता है? किसी भी सरकारी कार्यालय से आप किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? सूचना प्राप्त करने का 2 विधि है। कितने प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं? एक तो है ऑफलाइन, ऑफलाइन, और दूसरा क्या है? ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप फॉर्म को भर करके, स्पीड पोस्ट करके, यानी डाक के द्वारा आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। वो जिस कार्यालय के अंदर आप सूचना मांगे हैं वो कार्यालय आपको 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त कराएगी। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। मिनिमम कितने दिनों के अंदर? कम से कम 30 दिन आपको लगेगा ही। 30 दिनों के अंदर आपको क्या करेगी? वो सूचना आपको दिया जाएगा। किसके अंदर? ऑफलाइन के अंदर। दूसरा क्या है? ऑनलाइन। इंटरनेट के माध्यम से आप जिस विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उस विभाग के अंदर जाके आप ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन करके उस विभाग के अंदर से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन कर सकते हैं। और ये सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए इसके शुल्क के रूप में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? शुल्क के रूप में आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है कि शुल्क के रूप में कितना देना पड़ता है? 10 रुपया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सूचना का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? 2005 में। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत में लागू हुआ 2005 में। मिनिमम आपको कम से कम कितने दिनों के अंदर सूचना दी जाएगी? 30 दिनों के अंदर। और 2 तरीके हैं, एक तो ऑफलाइन है, दूसरा ऑनलाइन है। इसमें शुल्क के रूप में कितना देना पड़ता है? 10 रुपया। ये भी लिख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, स्थापना लिखिए, स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुआ था? मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुआ था? मुंबई के अंदर। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके, संस्थापक A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा, W.C. बनर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होता था प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगह होता था। जैसे मान लीजिए 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ, 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, फिर मद्रास के अंदर हुआ। इसी तरह हर वर्ष क्या होता था? अलग अलग जगह होते थे, ताकि उस जगह के लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के क्या हो सके? सदस्य हो सके। इसी उद्देश्य से
इसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगह होता था। पहली बार अधिवेशन कहाँ पर हुआ? मुंबई में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। लेकिन प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी को बोलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए अभी शीत युद्ध पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि कच्चा बादाम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको शीत युद्ध पढ़ाएंगे। शीत युद्ध जो है 1945 ईस्वी में। अरे मेरे भाई ध्यान चले गया, कच्चा बादाम, ये लोग गाना बजा दिया था अभी आपके क्लास के अंदर। शीत युद्ध हुआ था 1945 में, है ना। कब हुआ था? अच्छा ये जो सुनो, शीत युद्ध जो हुआ था मेरे भाई ध्यान से सुनना, शीत युद्ध एक प्रकार का सिर्फ औपचारिक युद्ध था। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरे विश्व में इसका लिखा हुआ है, ये सिर्फ औपचारिक हुआ था। किस लिए हुआ था ये युद्ध? शक्तिशाली एक था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों के बीच में हुआ था 1945 ईस्वी में शीत युद्ध। अमेरिका बोलता था विश्व में सबसे शक्तिशाली देश हम, और सोवियत संघ बोलता था सबसे शक्तिशाली हम। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई भाई साहब, इस दोनों के बीच में यूएसए और सोवियत संघ, मेरे भाई बात ध्यान से सुनो, यूएसए और सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। किसके लिए युद्ध छिड़ा? विश्व में सबसे शक्तिशाली हम, ये यूएसए वाला बोलता था हम, सोवियत संघ वाला बोलता था हम। तो बोला ठीक है देख ही लेते आजमा के, इसीलिए एक युद्ध हो गया। और इस युद्ध का क्या नाम है? शीत युद्ध। और ये शीत युद्ध कब हुआ? 1945। और जैसे शीत युद्ध एक प्रकार का औपचारिक युद्ध था, इसका कोई निर्णय विशेष रूप से नहीं निकला। इस युद्ध के समाप्ति के बाद तुरंत पूरे विश्व के अंदर शांति कायम स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसका क्या नाम है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। पूरे वर्ल्ड के अंदर 51 शक्तिशाली देशों ने मिलकर शांति कायम स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना करी? यूएनओ का, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में जितनी क्षति हुई है, जितनी मतलब कि आर्थिक संकट आया है, उन सभी संकटों से क्या किया जाए? उभरा जाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, इसमें दो बातें निकल के आई सामने, दो बातें सामने निकल के आई। पहला क्या बात? पहला बात ये कि कोई भी देश एक दूसरे देश पे अटैक आक्रमण नहीं करेगा। अगर आपको किसी देश से डर लगता है कि वो देश मेरे पर आक्रमण करेगा या कोई भी देश मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आप डायरेक्ट किसको इन्फॉर्म कीजिए? यूएनओ को। ये नहीं कीजिए कि उस देश के ऊपर में जाके अटैक कर दीजिए। पहला बात ये निकल के आया। दूसरा बात जो निकल के आया ये कि कोई भी देश अगर दूसरे देश पर जाकर शासन कर रहे हैं तो वहाँ की शासन को छोड़ दीजिए और आप अपने देश में शिफ्ट कर जाइए। क्लियर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दो ही। कोई भी देश, एक देश दूसरे देश के ऊपर में डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। दूसरा बात क्या था कि कोई भी देश अगर दूसरे देश पे जाकर के शासन कर रहा है तो उस देश पर शासन छोड़ के आप अपने देश में शिफ्ट कर जाइए। उस देश को आप छोड़ दीजिए, वो देश स्वतंत्र हो जाएगा, खुद से वहाँ की सरकार बनेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यही था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए विश्व की जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश के अंदर है? चीन के अंदर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत जो है सर्वाधिक दूसरा जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या किस देश के अंदर है? चीन के। और चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत। तीसरे स्थान पे यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पे ब्राजील, ये नल्ला पाकिस्तान छठे स्थान पे है। सबसे अधिक जनसंख्या जो छठे स्थान पे है वो किस देश का है? पाकिस्तान का है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? अपना भारत। जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा।
और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां। क्लियर है? और इसी के आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किया जाए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश, सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश के अंदर? एशिया। यानी कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? इसी एशिया महादेश के अंदर। अब विश्व का सबसे बड़ा महादेश भी है एशिया महादेश, और इसी एशिया महादेश के अंदर भारत और चीन दोनों आता है। ध्यान रखिएगा, भारत और चीन किस महादेश के अंदर? एशिया महादेश। और एशिया महादेश जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश है। कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या किस महादेश के अंदर? एशिया महादेश के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अफवाह की दृष्टि से, फैलाव की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? अमेजन। और अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अच्छा, लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अफवाह की दृष्टि से सबसे फैलाव जो है अधिक नदी कौन सा है? अमेजन नदी, है ना। अच्छा, अगर पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है वांगहो नदी। लंबी नदी है वांगहो, वांगहो नदी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे हो जाएगी गंगा। ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा। अफवाह की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? अमेजन नदी। लंबी नदी की बात करें, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी वांगहो, ये चीन के अंदर है। किस नदी, किस देश के अंदर है? चीन के। एशिया की सबसे लंबी नदी वांगहो। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। बड़ी हो, बाह्य आक्रमण का खतरा हो, वैसी स्थिति में देश के अंदर क्या लगाया जाता है? आपातकाल। देश के अंदर आपातकाल का प्रावधान 3 प्रकार के है। कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। क्लियर है? आपातकाल कितने प्रकार के हैं देश में? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। आप राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल? अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर है राष्ट्रीय आपातकाल। और देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं। अपने देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। पहली बार जो लगा है पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1962 में। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? 1900। और इस समय 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। यानी कि याद रखिएगा, पंचशील का उल्लंघन किया था चाइना ने। कब? 1962 में। और भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के दरमियान पहली बार आपातकाल लगाया गया था। कब? 1962 में। दूसरा है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में। उस समय दूसरी बार आपातकाल लगाया गया 1971 के अंदर। तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में लगाया गया। आंतरिक गड़बड़ी के कारण कब लगाया गया? 1975 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं था, 1975 दिया हुआ था। आंसर करना है 1975। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण। अब देखिए राष्ट्रपति शासन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 356। राष्ट्रपति शासन ये किसी भी राज्य के अंदर जब सरकार की बनने की स्थिति में नहीं होता है तब उस स्थिति में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 356। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 360। तो ध्यान रहेगा आप लोग, राष्ट्रीय आपातकाल 352,
राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 4 को लेके चलिएगा, तीनों इमरजेंसी हो जाएगा। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352, 4 जोड़ दीजिए 356 राष्ट्रपति शासन, फिर 4 जोड़ दीजिए 360 वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल अपने देश में एक बार भी नहीं लगा है। अच्छा बताइए, आपातकाल का प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया है? जर्मनी से भारत के अंदर आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया है? उत्तराखंड के चामोली जिला, उत्तराखंड के चामोली जिला में। हुआ क्या था इस समय 1973 में, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चामोली जिला के अंदर पेड़ों की कटाई जोरों पर थी। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के कहने पर यहाँ की महिलाएं जाकर के पेड़ों से चिपक गई, इसलिए इस आंदोलन का क्या नाम पड़ा? चिपको आंदोलन। पेड़ की कटाई को रोकने पर यहाँ की पर्यावरण और यहाँ की जो कृषि करने योग्य क्षेत्र था उसको लाभ हुआ, नहीं तो वहाँ पर क्या होता कृषि करने योग्य भूमि नहीं रहता, पूरी तरह से प्रभावित हो जाता। इसी कारण चिपको आंदोलन शुरू करवाया किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के चामोली जिला से। कब? 1973। इसमें पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई थी। ये पूरा किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन से। देखिए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के अंदर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसकी स्थापना की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम 1934 का था। अधिनियम कब का था? 1934 का। और स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता से मुंबई चेंज कब हुआ? 1937 में। कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर कब बना? 1937 में। आरबीआई का अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता। कोलकाता से मुंबई कब बना? 1937 में। देखिए, आरबीआई का जो स्थापना हुआ किस समिति के सिफारिश पे? किस समिति के सिफारिश पे? तो याद रखिएगा, यंग हिल्टन समिति, या इसी का दूसरा नाम है शाही आयोग। आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुआ? यंग हिल्टन समिति यानी शाही आयोग के समिति के सिफारिश पे आरबीआई का स्थापना हुआ। पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसवर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसवर्न स्मिथ। भाई साहब ये अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेज गवर्नर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान समय में यानी अभी वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा बैंक है? आरबीआई। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। भारत का पहला बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब राष्ट्रीयकरण हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसी आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक, यानी बैंकों का पिता भी। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। बैंकों का पिता किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई का क्या काम है? भारत के अंदर मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई का। देश के अंदर मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के अंदर है। और बैंकिंग सेक्टर में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, वो किसका काम है? आरबीआई का। ये जितना बैंक है सभी का बैंक का ये यहाँ पर खाता होता है। इसमें आरबीआई के अंदर आम पब्लिक खाता नहीं खुलवा सकता है। ये बैंकिंग सेक्टर को पूरी तरह से देख रेख आरबीआई ही करती है। क्लियर है? देखिए, 1 रुपये का नोट,
1 रुपये से अधिक का जितना भी मूल्य का नोट होगा वो नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये से अधिक मूल्य के जितने भी नोट है या मुद्रा है उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, और उस आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर उस पर किया जाता है। 1 रुपये तक के मूल्य का जो मुद्रा होता है वो वित्त मंत्रालय के अंदर से जारी किया जाता है, क्लियर? 1 रुपये तक का, और 1 रुपये से जैसे अधिक हो गया वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा, क्लियर है? तो आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देंगे। अगली सभा में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.